ये बताया कि जब भी उत्तर प्रदेश के चुनाव में जिस पार्टी की मेजॉरिटी रही है या गठबंधन में जिस पार्टी की मेजॉरिटी रही है, दिल्ली में भी उसी की सत्ता रही है, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जनता दल हो। इस किताब का मेरी दृष्टि से यही सफलता है कि 1952 से जो सूत्र मैंने पकड़ा है वो 2017 और 2022 के इलेक्शन तक है। अगर आपको जाति की समझ नहीं है, जाति व्यवस्था, जाति समीकरण की समझ नहीं है, तो आप पॉलिटिकली नहीं समझ सकते यूपी को। यूपी की हिस्ट्री कितनी दिलचस्प है। वैदिक युग से मैंने लिया है, 16 महाजनपदा में से इतने जनपद वहाँ थे, गुप्ता डायनेस्टी लिया मैंने। आज भी जो निर्यात का बड़ा भाग है उत्तर प्रदेश से, वो दस्तकारी से जाता है। बनारस की साड़ियाँ, चिकन का काम, पीतल, उस सब का मैंने उस पर डिटेल में गया हूँ। उत्तर प्रदेश अगर कोई देश होता तो वो दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश होता, लेकिन वो देश नहीं है, एक प्रदेश है, भारत का एक हिस्सा है। और इतना बड़ा हिस्सा है कि भारत में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अगर किसी को सत्ता पानी हो तो उसका रास्ता उत्तर प्रदेश से ही होकर जाता है। और फिलवक्त उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति के पेचोखम को समझने के लिए अभी तक मेरी समझ से या औरों की समझ से कोई एक ऐसी मुकम्मल किताब नहीं थी कि जिसे परत दर परत पढ़ा जाए और फिर उत्तर प्रदेश को समझा जाए। तो इस लिहाज से एक नई किताब सामने आई है जिसका नाम है उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 जातियों का पुनर्ध्रुवीकरण। और ये किताब इस वक्त मेरे हाथ में है, जिसे एक पेंगुइन प्रकाशन ने छापा है और इसको लिखा है प्रदीप श्रीवास्तव ने। प्रदीप श्रीवास्तव लंबे समय तक पत्रकारिता करते रहे हैं और प्रदीप श्रीवास्तव से मेरा व्यक्तिगत परिचय ये है कि इन्होंने एक ऐसे विषय पर इससे पहले किताब लिखी जो बिल्कुल ही अनछुआ था, रामविलास पासवान। उन्होंने उनकी बायोग्राफी लिखी और अब ये उनकी दूसरी किताब है जो उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश की सियासी समझ को विकसित करने में आपकी मदद ज़रूर करेगी। तो सारी भूमिकाओं को छोड़ते हैं और चलते हैं इस किताब की तरफ। हमारे साथ प्रदीप श्रीवास्तव खुद मौजूद हैं, तो हम उनके जरिए इस किताब के बनने की प्रक्रिया, इसकी रचना प्रक्रिया और इस प्रक्रिया के बहाने उत्तर प्रदेश की सियासत और 2022 के चुनाव को समझने की कोशिश करते हैं, और वो भी तब जब उत्तर प्रदेश में 6 चरण का मतदान बीत चुका है। तो शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। धन्यवाद। और शुक्रिया मेरे जैसे पत्रकार को उत्तर प्रदेश में एक किताब देने के लिए कि हम इसको पढ़ के अपनी समझ थोड़ी विकसित कर सकें, क्योंकि हमने खंड खंड में चीज़ें पढ़ी हैं उत्तर प्रदेश के बारे में, लेकिन एक मुकम्मल किताब उत्तर प्रदेश पर लिखने का एक तो आइडिया कैसे आया और कैसे ये पूरा प्रोसेस शुरू हुआ, चूँकि ये बहुत ही जल्दी में शुरू हुआ है ये काम। और ये आपको विश्वास नहीं होगा, ये 2 महीने के अंदर किताब लिखी है। 2 ही महीने में मैंने पूरा रिसर्च किया इस पर और 2 महीने के अंदर लिखा। मैंने सिनॉप्सिस तैयार की 3 दिन के अंदर। 3 दिन के अंदर सिनॉप्सिस के बाद पेंगुइन ने इसको मंजूरी दी। मंजूरी के बाद जो है फिर हम जुटे। कोरोना उस समय ओमिक्रॉन पीक पे था, लाइब्रेरी उतना जाने को नहीं मिल रहा था, लेकिन किसी से हमारे पास कई किताबें पढ़ी थी, कुछ इंटरनेट से और कुछ फिर बाहर जाके हमने रिसर्च काफ़ी किया। क्योंकि मेरा भी मानना था, जब मुझे ये किताब मिली यूपी पर लिखने की, तो मेरा भी मानना था कि ये किताब कुछ ऐसी हो कि मैंने प्रस्तावना में दिया है कि ऐसी किताब ना हो कि आप जैसे पर्यटन की किताब पढ़ते हैं या आप खंड खंड के इतिहास पढ़ते हैं या कुछ चुनावों के बारे में पढ़ते हैं। मैंने 1952 से क्या 1900 उसके भी पहले से बिल्कुल 1937 से लिखा है। हाँ, जो प्रोविंशियल चुनाव हुए थे उस समय से मैंने इसे लिया है। और फिर कैसे कैसे वो चुनाव आगे बढ़ा और दिल्ली की राजनीति इस चुनाव से, उत्तर प्रदेश के चुनाव से कैसे प्रभावित होती है। इसको हमेशा ये लोग कहते थे कि दिल्ली का रास्ता जो है उत्तर प्रदेश से होके जाता है, लेकिन कैसे होके जाता है, इसके लिए मुझे जो है मैं बाकायदे उस पर 1952 से लेके 2019 तक के लोकसभा का इलेक्शन का एनालिसिस किया, फिर 2017 तक के विधानसभा का एनालिसिस किया। ये बताया कि जब भी उत्तर प्रदेश के चुनाव में जिस पार्टी की मेजॉरिटी रही है या गठबंधन में जिस पार्टी की मेजॉरिटी रही है, दिल्ली में भी उसी की सत्ता रही है, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जनता दल हो,
अगर गठबंधन है, हाँ यूपीए गठबंधन है, मैंने वो एनडीए गठबंधन है, यूपीए गठबंधन है, यूएफ गठबंधन है, तो उसमें जनता दल अगर यूपी में आ गए तो दिल्ली में भी उसी का प्रधानमंत्री बनेगा। इस तरह मैंने जो है उसकी एक ये एनालिसिस की हिस्टोरिकल, और ये किताब भी बड़े उसमें आई। मैं एक और किताब लेके, वैशाली जी हैं, वो इसलिए कि चुनाव का वक्त था, लेकिन आपने इस किताब देखी हो कि ये 2022 चुनाव पे आधारित किताब नहीं है, मतलब उस पर है। एक सवाल मेरे मन में था कि किताब क्यों नहीं आ रही है उत्तर प्रदेश पे, है ना। 52 से लेकर के और 2017 तक के चुनाव 2022 चल रहा है, 5 साल में ऐसी स्थितियां बदल जाती हैं ना कि जो भी किताब लिखता है वो जो 2017 में जिन समीकरणों के आधार पर अगर एक किताब लिखने की कोशिश करेगा तो 2022 में वो समीकरण उल्टा हो जाएगा। 2012 में जो लिखा होगा अगर उसने किताब, तो 2017 आते आते इररेलेवेंट हो जाएगी, उसका कोई रेलेवेंस रह ही नहीं जाएगा उस चुनाव को समझने की दिशा में। तो इसको कैसे क्रैक किया आपने? इस किताब में यही है, इस किताब का मेरे दृष्टि यही सफलता है कि 1952 से जो सूत्र मैंने पकड़ा है वो 2017 और 2022 के इलेक्शन तक है। सूत्र नहीं बदलते हैं। सूत्र जो 1952 से चला है, बल्कि मैं कहूँगा 1937 से चला है, वो अभी तक जो है उसी तरह है, चाहे लोकसभा का इलेक्शन उत्तर प्रदेश का हो, चाहे विधानसभा का हो। वो सूत्र क्या है? वो सूत्र है कास्ट पार्टिक्स, कास्ट कम्बिनेशन, सामाजिक समीकरण जिसको कहते हैं, जिसको आजकल सोशल इंजीनियरिंग भी कहा जाने लगा 10-15 साल से। जाति का नाम लेते नहीं है लोग, लेकिन कहते हैं सोशल इंजीनियर के है तो जाति का पूरा। आपको मैं ये बता दूं, हिंदुस्तान में अगर और उत्तर प्रदेश में अगर आपको जाति की समझ नहीं, मैंने लिखा है इसमें, अगर आपको जाति की समझ नहीं है, जाति व्यवस्था, जाति समीकरण की समझ नहीं है, तो आप पॉलिटिकली नहीं समझ सकते यूपी को। वो सूत्र मैंने 1952 से दिया है, डाटा दिए, उसके लिए मुझे बहुत पाल एंड ब्रास, MS श्रीनिवास, बहुत किताबों से आंकड़ा लिए। कई आंकड़े है नहीं, क्योंकि 1931 के बाद कोई जनगणना जाति पे हुई नहीं है, तो ये एक उस पर अनुमानित है, तो अनुमानित पे कई फिगर अलग अलग मिलते हैं। आपको एक ही फिगर लेके चलता है, जैसे अगर आपने कहा कि 42% पिछड़ी जातियां हैं उत्तर प्रदेश में, तो कहीं आपको 46 मिलेगा, ब्राह्मण कहीं 9% आपको मिलेगा, कहीं 14% तक पहुँच जाता है। तो आपको एक ही फिगर लेके चलना है, तो उसकी भी ऑथेंटिसिटी देखने की, कहाँ से आप ले रहे हैं, जो ऑथेंटिसिटी है, और आपकी किताब ऑथेंटिक बने। तो मैंने इसीलिए, अच्छा यही नहीं कहा मैंने, ये पॉलिटिकल और सोशियो कैसे उत्तर प्रदेश का माहौल का जन्म हुआ या यहाँ कैसे कम्बिनेशन बने, इसके लिए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और सांस्कृतिक मैंने वैदिक काल से लिया, और मुगल आए, मुस्लिम आए, और मुस्लिम के कैसे एसिमिलेशन हुआ, ये सब मैंने इसलिए दिया इस चैप्टर कि आप पॉलिटिक्स को समझने के लिए जब तक आप सोशल बैकग्राउंड नहीं जानेंगे, कल्चरल बैकग्राउंड नहीं जानेंगे, तब तक आप पॉलिटिक्स भी नहीं समझ सकते हैं। 9 हिस्सों में ये किताब है, और सारे हिस्से मतलब मैंने तो सारे पूरा पढ़ लिया है। राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र, स्वाभाविक सी बात है कि बड़ा प्रदेश है, ज़्यादा विधानसभा की सीटें हैं, लोकसभा की सीटें हैं, तो स्वाभाविक नहीं, इसमें वही है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से कैसे है, इस चैप्टर में वही प्रूफ किया गया कि दिल्ली में जब सरकार बदली है, वो बदली है, तो उत्तर प्रदेश में बदली, डाटा सही, डाटा के साथ है। कि जैसे कांग्रेस ने भी हमेशा प्रयोग करते ही रही, कांग्रेस भी शुरुआत तक, 67 तक, उसके बाद फिर 77 में जनता पार्टी की आती है, वो भी प्रयोग करते हैं। और एक दिलचस्प चीज़, बेहद ही दिलचस्प चीज़ है, शायद दर्शकों को याद हो न याद हो, 1947 में भारत की आज़ादी होती है, और 2007 वो पहला साल होता है, वो पहला चुनाव होता है जब एक मुख्यमंत्री अपना कार्यकाल पूरा करता है, 5 साल पूरा करता है, मायावती। मतलब मायावती उत्तर प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री। 1937 से लेकर 2007 तक मायावती पहली चीफ मिनिस्टर है जिन्होंने 5 साल का कार्य पूरा किया। आप ये देखिए, लोकतंत्र के ये मज़ा देखिए कि एक दलित मुख्यमंत्री ने 5 साल का कार्यकाल, उत्तर प्रदेश ऐसे राज्य में जो 8 प्रधानमंत्री दे चुका है, वहाँ अपना कार्यकाल 5 साल। बाकी गोविंद बल्लभ पंत, संपूर्णानंद, ऐसे चीफ मिनिस्टर, CB गुप्ता, राजनाथ सिंह, कल्याण सिंह, सब तो, सरोजनी नायडू, ऐसे लोग हैं, मतलब हम एक से एक दिगड़ रहे हैं। VP सिंह प्रधानमंत्री थे वो। हाँ, लेकिन 2-3 साल से ज़्यादा वो नहीं टिक पाए, चाहे वो अपनी पार्टी की मजबूरी हो चाहे उसकी हो, लेकिन ये 5 साल पहला
दूसरा अखिलेश और तीसरा ये योगी आदित्यनाथ। ये तीन ही मुख्यमंत्री हुए हैं। इसको समझने की कोशिश में जो मैं तीसरे चैप्टर पे पहुंचता हूं, प्रदेश में कई प्रदेश, इसकी भी एक अलग और बहुत अद्भुत किस्म की राजनीति रही है। हम उत्तर प्रदेश का चुनाव समझते हैं, जब 7 चरणों में चुनाव होने की घोषणा हुई, शुरुआत हमेशा से होता रहा है, कई चरणों में चुनाव यहाँ से पश्चिम से शुरू होता है, फिर हम लोग उसको बांटते हैं अपने अपने हिसाब से। राजनीतिक दृष्टि से 4 हिस्सों में बांट लेते हैं कि पश्चिमी है, पूर्वी है, अवध है, बुंदेलखंड है। कुछ लोग उसमें रुहेलखंड को अलग निकाल लेते हैं, कुछ और भी तरीके के, कोई हरित प्रदेश बनाने की बात कर देता है, कोई आपने पुण्योदय प्रदेश की बात की है उसमें किताब में अपनी। इसका कुछ इम्पैक्ट पड़ता है क्या? जैसे हमने 2012 में देखा था, जब मायावती का कार्यकाल खत्म हो रहा था, उससे ठीक पहले उन्होंने प्रदेश को बांटने की एक कवायद की थी, विधानसभा से पास भी करा दिया था, जाके जो केंद्र में फंस गया था। इसका इम्पैक्ट आप कैसे देखते हैं इस पूरे चुनाव को लेकर के, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रांत रहा था, संयुक्त प्रांत। जब किताब लिखने का, हाँ अविनाश जी, जब किताब लिखने को हुआ तो मेरे समझ में नहीं है कि मैं किताब कैसे, मैंने उनसे बात हुई मेरी जब पब्लिशर से, वैशाली जी से, तो उन्होंने को मुझे आइडिया नहीं दी कि वो यूपी पे कैसा किताब, कहीं यूपी पे, जैसे मैं यूपी क्यों नहीं जानती हूँ, तो अब मुझे लगा A to Z या यूपी एट ए ग्रांस जैसी किताब तो मैं लिखूंगा नहीं। तो यूपी के पॉलिटिक्स पे भी, जैसे आपने कहा, अब 5 साल का मैं मंडल के बाद ये ऐसे, ऐसा भी कुछ नहीं है। तीसरी चीज़, मैं 2022 के लिए किताब को लिखना नहीं चाहता था। ये कोई मैगजीन की कवर स्टोरी तो थी नहीं, कि आप 10 के बाद ख़त्म हो जाए। 5 साल बाद भी अगर पाठक पढ़े तो उसके लिए रहे, या खरीद ले तो उसको 10 साल बाद भी उपयोगी रहे। मैंने लिखा है कि इसको तो सोच साथ, मैंने रेफरेंसेस भी, इसलिए आपको वो रेफरेंसेस भी देने हैं कि अगर एकेडमिक हो, आप यूपी के पॉलिटिक्स से जानकारी करना चाहते हो, आपको आंकड़े चाहिए। तो मैं सोचते रहा, फिर कई चीज़ें मेरे दिमाग में रहती थी। भाई हम लोग हर इलेक्शन में देखते हैं कि बुंदेलखंड का चुनाव ये है, और फिर पश्चिमांचल में चला गया, और यहाँ की जब आप लोग मतगणना कर, वो जब मतगणना होती है और चुनाव रिजल्ट आना टीवी शुरू होता है, तो इस हिस्से में बुंदेलखंड में बिल्कुल करते हैं, ये चुनावी में याद आता है कि ये खंड है। या कभी कभी हो जाए कि भाई पश्चिमांचल के लिए आपने धरना दिया, प्रदर्शन किया, पूर्वांचल के लिए आदित्य योगीनाथ का बयान आ गया, या मायावती ने भी बोल दिया, तो 2-4 साल में एक बार आपको, लेकिन कितने खंड में है और उसका वास्तविकता क्या है, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। तो मैंने वही दिया कि जैसे भारत विविधता का देश माना जाता है, उसी तरह उत्तर प्रदेश भी विविधता का है। एक प्रदेश में कई प्रदेश है। बुंदेलखंड आप जाइएगा, उसकी असल टोपोलॉजी है, उसका अलग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, उसकी कास्ट कम्बिनेशन या जाति समीकरण या सामाजिक समीकरण अलग है, लोकगीतें अलग हैं, बिल्कुल है, कृत अलग हैं। पश्चिमांचल में जाइएगा तो वो हरियाणा और राजस्थान से सटा है, इसलिए वो कल्चर वहाँ पे आपको ज़्यादा मिलेगा। पूर्वांचल बिहार से सटा है, तो बिहार की चीज़ें, अवध का बिल्कुल ही अलग हो जाता है, अवध का एकदम अलग हो जाता है। तराई क्षेत्र अगर चले जाइए तो होता है, इसलिए कि मतलब वहाँ मुगल शासन रहा है लंबे, गंगा जमुना तहजीब जो वहीं विकसित हुई है, नवाबों का शासन रहा है, मुगलई खाना, कल्चर, डांस में, तो और साथ साथ समीकरण जो बने, तो इसलिए उसको मैंने अलग अलग प्रदेश के। फिर आपका एक बहुत बड़ा हिस्सा था जिसको हमको भी अफसोस हो, उत्तर प्रदेश, क्योंकि मैं भी यूपी का निवासी हूँ, उत्तराखंड जो गढ़वाल कुमाऊं का रीजन था, उसको शामिल किया गया था 1950 में, और वो फिर अलग हो गया 2000 में। तो वो 5 हिस्सा मैंने बताया, 5 हिस्सा था वो। अब जैसे अवध का आप लेंगे तो आप मान लिए ABP से काम कर रहे हैं, वहाँ गए, अवध के बारे में बताना शुरू करेंगे, तो अवध में आप कुछ हिस्सा पूर्वांचल के जिले भी शामिल कर लेते हैं। इलाहाबाद जैसे बुंदेलखंड में कई लोग जोड़ते हैं, चित्रकूट की वजह से, हाँ, और उसको इलाहाबाद को पूर्वांचल में भी जोड़ लेते हैं। तो इस तरह आप अपने मन से करते हैं, लेकिन लबोलबाब एक एरिया बना हुआ है। तो वो मैंने मोटा मोटा एरिया उसका, लेकिन आप एरिया बांटेंगे तो अब लोग बुंदेलखंड पढ़े हैं तो उनको मालूम भी हो कि भाई वो आल्हाई का वजह से नहीं था, और क्या, वहाँ ये भी था, वहाँ ये भी था। बुंदेलखंड के जैसे मैंने लिखा है कि जैसे लखनऊ की शाम और बनारस की सुबह जो है फेमस है, उसी तरह एक आध जगह मैंने रिसर्च के समय देखा कि बुंदेलखंड की रात को लोग बांधते हैं। चंबल में अगर आप नाव में बैठे हैं, चंबल में सफ़र कर रहे हो, क्या अद्भुत दृश्य है वो। अच्छा, मुझे नहीं पता था, मैंने 2-3 जगह लिटरेचर में पढ़ा कि बुंदेलखंड की रात, तो मैंने कहा भाई सुबह भी हो गई, शाम भी हो गई, और रात भी यूपी में बिताइए आप, तो सब कुछ है। हाँ, तो इसलिए यूपी की हिस्ट्री कितनी दिलचस्प है। वैदिक युग से मैंने लिया है, 16 महाजनपदा में से इतने जनपद वहाँ थे, गुप्ता डायनेस्टी लिया मैंने, फिर तो ये इस तरह
मुझे लगता है कि अगर हम समंदर छोड़ दें, रेगिस्तान छोड़ दें, इस तरह की प्राकृतिक चीज़ें नहीं छोड़ दें, तो कल्चरली तो मुझे लगता है कि भारत में जो कुछ भी है वो सब आपको उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं मिल जाएगा। चाहे आप बौद्ध धर्म ले लीजिए, चाहे जैन धर्म ले लीजिए, चाहे आप मुस्लिम, सब लिखा है, आपने पूरा जिक्र किया है इसका बाकायदा। मैंने मुस्लिम में भी किया है, बरेलवी, देवबंदी, सूफी, सिया सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में अगर कहीं है तो लखनऊ में, यूपी में है, मतलब हाँ। और उसके पहले जो है बरेलवी, देहलवी हो गया, सूफी संप्रदाय हो गया, नाथ संप्रदाय, उसका पूरा मैंने जिक्र किया। नाथ संप्रदाय, बौद्ध, सारनाथ, कुशीनगर, जैन, कम से कम तीर्थंकर 5-6 जो हैं ये यूपी के हैं। तो कुल मिला के ये मैं ये नहीं कहूँगा कि यूपी सबसे महान या सबसे कल्चरली रिच है, लेकिन है ऐसा यहाँ पे कि आप मान सकते हैं कि यूपी मतलब कल्चरली जो है एक अच्छे प्रदेशों में से एक प्रदेश है। और जब हम उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो मुझे लगता है कि अगर क्षेत्रीय पार्टियों के उदय और उनके विस्तार की बात न की जाए तो उत्तर प्रदेश की राजनीति तो मुकम्मल होगी नहीं। निश्चित तौर पर कांग्रेस जब से कमज़ोर होना शुरू होती है और उसके बाद से जैसे जैसे क्षेत्रीय पार्टियों का उभार होता है, आज की तारीख में स्थिति ये हो गई है कि 1989 के बाद से कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी 10 सीटें जीतने की स्थिति में भी फिलहाल के चुनाव में भी नहीं लग रही है। अभी की हालत तो यही दिख रहा है हमें। ये कैसे देखते हैं इसको कि कैसे और क्यों हुआ? एक सूत्र मैंने जो आपको शुरू में बोला, ये सब जो है ये सब फालतू बातें हैं। मैं तो मतलब मैं क्योंकि किताब का नाम ही है जातियों का पुनर्ध्रुवीकरण, तो आप नहीं मुझे 2 चीज़ों ने समझाया और मुझे पॉलिटिक्स एकदम समझ में आती है। और इसीलिए हम 1952 से लेकर यहाँ तक की राजनीति का आप 5 मिनट में कहीं का खाका खींच देंगे। क्योंकि जैसे आपको कोई फार्मूला मिल जाता है मैथमेटिक्स में, ये फार्मूला 2 लोगों ने मुझे दिया। 1994-95 में शरद, उनका जिक्र नहीं किया है मैंने, शरद यादव जी के साथ मैं गया था इलाहाबाद मिर्ज़ापुर चुनाव में। शायद 96 का चुनाव था या उसके पहले 91 का चुनाव था। सेकेंड एसी में हम अकेले गए थे उनके साथ। शरद यादव सेकेंड एसी में थे, सामने की सीट पे। मिर्ज़ापुर में एक ही गाड़ी पे हम लोग अगल बगल बैठ के इलाहाबाद मिर्ज़ापुर सब घूम रहे थे, एक ही डाक बंगले पे। तो जो ट्रेन से शुरू हुए हैं शरद जी जाति के बारे में बताना मुझे, 1992-93 तक मैं किसी क्षेत्र का लोकसभा विधानसभा का चुनाव कवर करता था तो मैं जातिगत कम्बिनेशन नहीं देता था, क्योंकि मुझे लगता था कि अगर मैं दे रहा हूँ तो मैं जाति को बढ़ावा दे रहा हूँ। मतलब ये मंडल के बाद भी आप ये इस तरीके से सोच हाँ हाँ हाँ, मुझे लगता था 91-92 में भी। वैसे सच पूछिए तो मैं आरक्षण का पॉलिटिकली या वैचारिक समर्थक नहीं था, इसलिए शरद यादव और पासवान जी हमको बार बार बोलते रहे कि आप एकदम समाजवादी हैं, लेकिन यहाँ पे आप जो है उसका कारण भी उनको बताते रहा। वही जो मैं इस किताब में लिखा हूँ कि बृहद जातियाँ जो हैं उसका फ़ायदा उठाती हैं। ये लोहिया ने, मैं ऐसे शरद जी को बता दूँ तो शरद जी ने जब बताना शुरू किया कि ये ब्राह्मण ऐसे खैनी बनाएगा, मतलब एक एक चीज़, पिछड़ा ऐसे और ये ऐसे, धोती पहनने का ढंग अलग, और एक एक चीज़। और मुझे, मैं कहीं भाग के जा नहीं सकता था, उनके चंगुल में था, न चाहते हुए मैं सुनता रहा। लेकिन उसने मेरा एकदम दिमाग बदल दिया, मुझे एक नया नज़रिया दिया। मुझे लगा कि एक जो सच है अगर आप उसको न समझो आप तो आप भाग रहे हो। शुतुरमुर्ग की तरह, जैसे अभी बात हो रही थी, आपको शुरू होने के पहले बात हो रही थी कि जो सच्चाई और तथ्य दिखाई दे रहा है आपको, उसको न देख के आप अपने वैचारिक उसमें या अपने पूर्वाग्रह में रहे हैं तो वो फिर आप न रिपोर्टर हैं ना आप अच्छे जानकार हो सकते हैं। तो धीरे धीरे मुझे लगा कि अगर हम कास्ट को नहीं समझ रहे हैं, फिर मुझे लगा कि अगर मैं कास्ट हूँ तो मैं नहीं भी कास्टवादी हूँ तो मेरे चाल ढाल, मेरे रहन सहन में कहीं ना कहीं कास्ट झलकेगा। आप राजपूत हो तो कहीं ना कहीं झलकेगा। दलित नेताओं और मैं यादव नेताओं को भी तुलना किया तो मुझे अंतर महसूस होने लगा उनके व्यवहार और उनके उसमें, बल्कि मंत्री थे जो भी थे तब। और दूसरा मुझे इस बारे में, रियलिटी के बारे में, उसके बाद मैं आज से 18, 16, 17 साल पहले जो एकदम डीप ले गया वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। उनको पढ़ने के बाद मुझे ये लगा कि हिंदुस्तान में अगर कोई पॉलिटिकल थिंकर था वो तो लोहिया जी थे। 1953 में अविनाश जी, मैंने इस किताब में जिक्र भी किया है। और सब सोचिए तो इस किताब का जो सूत्र पकड़ा है मैंने, वो लोहिया जी को नहीं मालूम हुआ कि इतने साल बाद उनका एक ऐसा, मतलब उनके विचार से
जो नारा उन्होंने दिया था, संसोपा ने बांधे गांठ, तो उसमें उन्होंने कहा है 53 में हैदराबाद में कहा था कि जो मैं 100 में 60 में बात करता हूं, उसमें पहले पिछड़े में जो अगड़े हैं, इवन है यहां तक उन्होंने नाम लिया था, जैसे यादव और कुर्मी, उन्होंने नाम लिया था। शायद मैंने एक बात आपसे पहले बताई थी, या उसके बाद उन्होंने कहा था जैसे दलितों में जाटो नाम लिया था कि ये आगे आ गए। और 40 साल बाद 50 साल बाद मैंने देखा कि भाई नीतीश कुमार, मुलायम सिंह, लालू, मायावती सब तो वही हैं। सब वही कह रहे हैं। उन्होंने कहा था सेकेंड फेज आएगा जबकि इनमें जो अति पिछड़े हैं, अति दलित हैं, ये खड़े होंगे। और ये आरक्षण फारक्षण कुछ नहीं होता है। पावर में जब तक सत्ता में भागीदारी नहीं रहेगी तब तक कुछ ये तो वो पकड़ाने वाली है, लॉलीपॉप पकड़ाने, आप बेवकूफ़ बनाया आपने। ये आप देखिए किताब में मैंने 3-4 लोहिया ने ये भी कहा था कि यादव बृहत्काय जाति है, कुर्मी बृहत्काय जाति, पहले ये पॉलिटिकल फ़ायदा उठाएंगे। या 1952 से इनको पॉलिटिकल फ़ायदा मिलता रहा क्योंकि राजनीतिक दल इनके पीछे जाते हैं क्योंकि इनके पास संख्या है। उन्होंने लोकतंत्र में संख्या, जातियों की संख्या को भी लोकतंत्र का विरोधी बताया था कि भूस्वामित्व और ये जो संख्यात्मक जो है, इससे आप राजनीति की सत्ता में हिस्सेदारी लेते हैं। अब क्या है, जिसको मैं लास्ट चैप्टर आप पढ़े होंगे कि पॉलिटिकल राजनीतिक मंथन का दूसरा चरण, ये 13 से मैंने मार्क करना शुरू किया। जो लोहिया बोले थे 1953 में, वो मैं देख रहा हूँ अब दूसरा चरण। ये जो क्षेत्रीय पार्टियां आप देख रहे हैं, 50 क्षेत्रीय पार्टियां जो 5 साल 10 साल में उभरी हैं, निषाद पार्टी, सुहेल देव, महान दल, अपना दल, मुसहर मंच, जन आंदोलन, मैंने नाम सबका दिया 40। बल्कि किसी ने, हाँ, उन्होंने पब्लिशर ने कहा कि पहली बार क्षेत्रीय दल पर कोई लिख रहा है। क्षेत्रीय दल पर आज तक कोई, आप कांग्रेसी के इतिहास और बीजेपी का इतिहास लिखते रहे हैं, मैंने कांग्रेस बीजेपी के इतिहास में नहीं दिया। स्वाभाविक है कि हाँ, क्षेत्रीय दल का इतिहास मैंने, बसपा कैसे बनी थी, काशीराम ने कैसे बनाया था, कैसे संघर्ष करके बनाया, DS4 से, उसके पहले जो है DS4 बामसेप से होते हुए कैसे आई है, और मुलायम सिंह कैसे 1992 में काशीराम के कहने की वजह, ये अच्छा, ये बड़ा दिलचस्प मामला है सर, आपने जिक्र कर ही दिया। मैंने भी बहुत कुछ चीज़ें पढ़ी हैं, सारी चीज़ें समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बनने के जिक्र, लेकिन एक लाइन जो आपने इसमें लिखी है कि मुलायम सिंह यादव ने जो समाजवादी पार्टी बनाई है उसके पीछे कांशीराम का बड़ा हाथ है। मैंने पढ़ी है तो मुझे वो प्रक्रिया पता है कि आपने क्या लिखा है, लेकिन एक बार दर्शकों को बताइए कि आखिर कांशीराम, 95 के बाद दोनों सबसे बड़े सियासी दुश्मन होते हैं, मुलायम और मायावती, लेकिन जब 92 में सपा बनती है तो उसमें कांशीराम का रोल क्या होता है, वो जरा, क्योंकि उस समय बाबरी मस्जिद गिर चुकी होती है। देखिए उस समय उस समय की मुझे जानकारी है, मैंने भी रेफरेंसेस पढ़े हैं इसको, किताबों में, अखबारों में इसको पढ़ा है, वो मुझे याद था। उसके बाद फिर मैं खोजा, उसके बाद मैंने लिखा कि काशीराम ने किसी को इंटरव्यू में कहा था कि अगर हम और मुलायम सिंह मिल जाएं तो उत्तर प्रदेश में बाकी राजनीतिक दलों का सफाया हो गया। वो निश्चित कास्ट कम्बिनेशन की बात कर रहे हैं कि दलित और पिछड़ा अगर मिल जाए तो फिर 42%, 20%, 72%, 62%, 70%, तो फिर बाकी साफ है। रहा ही नहीं, 40% तो सरकार बन जाती है जो सबसे बड़ी पिछली बार बनी थी। भाई पिछले 70 साल से 20% पे लोग शासन कर रहे हैं, अपर कास्ट 20% है, शासन कर रहे हैं। तो उन्होंने फिर कहा कि मुलायम सिंह ने ये इंटरव्यू पढ़ा था। फिर इटावा में बाई इलेक्शन था, 91 में बाई इलेक्शन था इटावा का, और इनके राम सिंह साके कैंडिडेट थे शायद सपा के, और काशीराम बाई इलेक्शन लड़ रहे थे। सपा तो रही नहीं होगी खैर, उसे कहने सपा नहीं थी, बीएसपी बन गई थी। हाँ, बीएसपी बन गई थी, सजपा का वो सपा नहीं थी इस समय, जनता दल में थे ये, सजपा में थे, चंद्रशेखर वाली पार्टी में, और चीफ मिनिस्टर थे यूपी के। तो उन्होंने जो है शाक का कोई सपोर्ट नहीं किया, बल्कि उनके रहने के इंजाम कर दिए, जो मैंने जानकारी मुझे दूसरे जगह से मिली, दूसरे सोर्सों से मिली। उनके होटल के रहने का इंजाम सब कर दिया मुलायम सिंह ने काशीराम के लिए। तो इस तरह चलता रहा। फिर काशीराम के ही इस प्रेरणा पर उन्होंने 92 में जो है
समाजवादी चंद्रशेखर से अलग हो, समाजवादी पार्टी बनाए और 93 के इलेक्शन में बीएसपी के साथ फिर वो नारा लगा, मिले मुलायम कांसी राम हवा में उड़ गए। हाँ, जय श्री राम, वो नारा लगा। और जाहिर सी बात है कि 93 का चुनाव फिर पूरा पलट गया। वो तो भी तब जब बाबरी मस्जिद गिरी, कल्याण सिंह ने इस्तीफा दिया। हिंदुत्व अपने इस किताब में आप एक चीज़ और देखेंगे जिसको कई लोग पचा नहीं पाएंगे। मैंने इसमें साफ लिखा कि राजनीति में हिंदुत्व का मुद्दा कभी उतना काम नहीं किया है। हाँ, क्योंकि उससे बड़ी तो कोई चीज़ हो नहीं सकती थी। मैंने दिया उदाहरण कि 91 में कल्याण सिंह की सरकार थी, 221 बीजेपी बहुमत में थी, 92 में गिरी है बाबरी मस्जिद, हिंदुत्व चरम सीमा पे था। 6 दिसंबर 89 से लोकसभा में भी उसका रिप्रेजेंटेशन बढ़ रहा था। रथ यात्रा निकाली गई, मतलब 2 सीट से 84 में 2 सीट थी, 88 सीट हो गई थी बीजेपी की 91 में। और 93 में आपका बहुमत नहीं, 177 दोनों सपा बीएसपी मिला के आए थे, 177 बीजेपी आई थी। तो कैसे हिंदुत्व का प्रभाव पड़ा? ये 14 को भी जो हिंदुत्व का प्रभाव माना जा रहा था, मैंने ये लिखा है। और अब उसके बाद सारे अखबार वाले अब सब मान रहे हैं, ये बात सब मीडिया मान रहे हैं। और ये जो मैं चैप्टराइजेशन किया था, ये स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान के निकलने के पहले किया था। वो भी सुशांत और जो लोग हैं आपके साथी, उनको आश्चर्य होता है कि आप पहले से ही भापे थे। मैंने कहा मैं पहले से भापा था कि अति पिछड़ी जाति का खेल अब होगा, शुरू होगा। अब ये बार्गेन कर रहा है, अब ये हाथ ममोड़ रहा है। आप ये देखिए, निषाद दल 1 सीट पाई थी और वो भी बीजेपी के साथ नहीं थी पिछले इलेक्शन में। और बाम मरोड़ के बीजेपी का 18 सीट ली है। अपना दल मिनिस्ट्री भी लिया है और जितना चाहे उतना लिया। ये क्यों? अखिलेश यादव कई यादवों को ड्रॉप कर दिए उम्मीदवार, अति पिछड़ों को खड़ा किया है। बिल्कुल, क्योंकि अब वो राजनीति का मंथन का ये दूसरा चरण है। अब पिछड़ों नहीं, अति पिछड़ों की बात। अति 27%, जो 42% में 27% है, वो अब खड़े हो गए हैं कि अब मुर्गा नहीं, दारू नहीं, सत्ता की बात करिए, सत्ता में हिस्सेदारी की बात। बिना हमारा उत्थान। अब जनरल निषाद का भाषण में मैंने कोट किया, मुझे बड़ा पसंद आया था। मैंने किसी अखबार से लिया, उसको अखबार का भी नाम भी दिया है, मतलब जहाँ से लिया है। हमने भाषण नहीं सुना था कि सत्ता के जब तक कब्जा नहीं बनोगे तुम, दरवाजा खड़ा नहीं होगा, तब तक तुम खड़े नहीं होगे। जैसे बीजेपी हिंदुत्व, हाँ, जैसे राम की बात करती है, जैसे बीजेपी चोला चालुक्य राम इनकी बात करके आपको अतीत का गौरव याद दिलाती है। ये जातियां भी अब अपने अतीत के गौरव को, राजा सुहेल देव से लेके निषाद बिजली पासी जिसने लड़ाई की थी, और भर जो राजभर थे उनका लखनऊ के इलाके में कब्जा था। बिजनौर बताते हैं कि मैंने किताब में दिया। ये सब रिसर्च, मतलब मुझे इंटरेस्ट आया कि कैसे कश्मीर से आए थे और फिर बिजनौर शहर साथ उनका बनाया हुआ, डिफरेंस है उसका कि बिजनौर शहर जो है राजभरों का बनाया हुआ है। और वो राजभर आजकल एकदम, मतलब आप बताइए, निचले पायदान पे हैं एकदम। जब हम जातियों का पुनर्ध्रुवीकरण देखते हैं सर, तो एक तो दौर था मंडल का 90 वाला, कि जब ओबीसी को रिजर्वेशन मिलता है और फिर ओबीसी एक साथ जाता है, और तब जा करके, जैसा कि आपने लिखा भी है कि अगर हम रामनरेश यादव को छोड़ दें 77 में, और जब चरण सिंह बने थे तो उस समय जाट सवर्ण की श्रेणी में आते थे, तो 91 पहला वो साल होता है जब कोई ओबीसी लोध मुख्यमंत्री बनता है कल्याण सिंह के तौर पे। जाहिर सी बात है कि वो मंडल या कमंडल के रिफ्लेक्शन था जिसको दिखा। और उसके बाद से लगातार जो पिछड़ों का वर्चस्व है वो सत्ता में बढ़ता है, चाहे कल्याण सिंह के बाद वो मुलायम हो, पिछड़ों और दलितों का मुलायम हो, मायावती हो, अखिलेश हो। लेकिन जैसा कि आप पुनर्ध्रुवीकरण की जो बात कर रहे हैं, 2017 में समीकरण ऐसे बदले जाते हैं कि फिर वो बात जहां 1952 से चली थी कि सत्ता सवर्णों के पास रहेगी, वो 2017 में एक बार फिर से वो दोहरा दिया जाता है। इसको एक्सेस कैसे करते हैं, इसको कैसे देखते हैं इन सारी चीज़ों को? क्योंकि 2 चीज़ें हैं, क्योंकि मैं बस इसलिए जानना चाहता हूँ इसको कि 2017 में जो सामाजिक समीकरण बनाने की जो कवायद की अमित शाह ने, जो साफ तौर पे उत्तर प्रदेश में दिखा कि आप राजभर को अपने साथ ले लीजिए, निषाद को अपने साथ ले लीजिए, पटेल को अपने साथ ले लीजिए, भाजपा जैसी बड़ी पार्टी जो 2014 से केंद्र में है, उसे 2017 में यूपी की सत्ता में आने के लिए ऐसे छोटे छोटे लोगों से बार्गेन करना पड़ा, तब जब अमित शाह हो गए थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। इन जातियों के समीकरणों को पुनर्ध्रुवीकरण के तौर पे कैसे देखते हैं इसको? देखिए, पुनर्ध्रुवीकरण हमने इसलिए कहा उसको,
या मंथन का दूसरा चरण जो है, मैं इस किताब का टाइटल देना चाहता था मंथन का दूसरा चरण। इसमें मेरी काफ़ी बहस भी हुई। उन लोगों का मानना था कि मंथन का दूसरा चरण जो है राजनीति मंथन का, ये लोग पाठकों को समझ में नहीं, जनरल नॉलेज 2022 थोड़ा क्लिकबेट होता है डिजिटल की भाषा में कहें तो, जातियों का पुनर्धरण भी मंथन नहीं समझ पाएंगे लोग। देखिए, ये आप जो बात कर रहे थे कि मंडल से हम शुरू करते हैं। मंडल जो है, मंडल आरक्षण आया था, मंडल आयोग की रिपोर्ट करके आरक्षण लागू किया गया था। आरक्षण का, पिछड़ों के आरक्षण की बात थी। पिछड़ों के आरक्षण के खिलाफ जो खड़ा हो गया, अगड़े खड़े हो गए, आंदोलन हुआ, सवर्ण सड़क पे आए, आगजनी हुई, दिल्ली में ये हुआ, सारे पिछड़े एक हो गए। वो पिछड़े जो कभी एक नहीं थे। हमने ये भी लिखा 1952 और 57 आसपास जो है कुछ जनसंघ के साथ भी थे, कुछ लोहिया के साथ थे, और कुछ जो हैं वो कांग्रेस के, अति पिछड़े जो कांग्रेस के साथ थे। वो केवल कहा जाता है क्योंकि बड़ी संख्या, इसलिए दलित, ब्राह्मण और मुसलमान की बात कही जाती है, लेकिन छोटी छोटी संख्या 2-3% करके 40% ये भी जो है कांग्रेस के साथ थी। लेकिन जब अगड़े पिछड़े की लड़ाई शुरू हुई तो पिछड़े के साथ जुड़ गए। उन पिछड़ों में अगड़े भी थे, पिछड़ों के अगड़े थे, और पिछड़ों के पिछड़े भी थे। मतलब 12% कुर्मी, लोध, यादव भी थे, और 27% ये भी थे, निषाद, राजभर, ये सारे थे। जब इलेक्शन हुआ, जब बीएसपी और इनका वो हुआ, उसके बाद अलगाव हुआ, तो जो अति पिछड़े थे, जो बहुत वो थे, वो मायावती के साथ भी गए। दलित और अति पिछड़ों का परिचय बना, क्योंकि वही यादव के वजह से। फिर भी ले दे के ये थे, इसलिए सपा भी पावर में आई और बीएसपी भी पावर में आई। अब दो चीज़ें हैं इसमें। जब सत्ता में भागीदारी की बात करते हैं तो इस किताब में अगर आप पाएंगे तो एक बाइफरकेशन भी है कि सत्ता का रिप्रेजेंटेशन और विधानसभा का रिप्रेजेंटेशन अलग चीज़ है। आप मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन मंत्रियों की लिस्ट जो है अपर कास्ट की है, या विधानसभा में प्रतिनिधित्व जो है वो अपर कास्ट का है। लोहिया ने बात कही थी कि जब ये जातियां जब उठेंगी तो ये भी अपर कास्ट की तरह बिहेव करेंगी। कोट किया मैंने, बिल्कुल है। मायावती किस तरह बिहेव कर रही थी, किन लोगों को साथ रखना शुरू किया, ब्राह्मणों को साथ रखना शुरू किया। मायावती के बाद दूसरा नंबर सतीश चंद्र मिश्रा। वही मैं कह रहा हूँ, ब्राह्मणों को साथ 100 टिकट ब्राह्मणों को दिए। मैंने डाटा दिया है कि 1912 और 2012-2007 में सपा और बीएसपी ने भी अपर कास्ट को सबसे ज़्यादा टिकट दिया, अति पिछड़े दलित से ज़्यादा टिकट दिया। दलित तो चूंकि 1952 से आरक्षित सीट थी, उनको देना ही था, इसलिए 20% दलित का रिप्रेजेंटेशन रहा हमेशा। लेकिन अति पिछड़ों का रिप्रेजेंटेशन जो है वो घटता गया। और मंत्रिमंडल में फिर आपका रिजर्वेशन नहीं है, तो वहाँ पे आप अपना जो चाहते वो करते हैं। पिछड़े इससे समझ गए। फिर जो अखिलेश के समय में या मुलायम सिंह के समय से जो गांव के स्तर में, समाज के स्तर पे जो यादव एग्रेसिव हुए हैं, और उनके साथ मुसलमान भी मिल में 17 के चुनाव के आने के बाद मैंने रामगोपाल यादव जी से कहा था, क्योंकि मैंने उसमें दिया है कि एक अकबरपुर में मुझे कहार मिला था, उसने कहा कि साहब हम बीजेपी को वोट देंगे, क्यों, तो उसने बताया वही रीज़न आज भी है कि गाँव के स्तर में जो यादव थे उनसे जो है वो ट्रस्ट से, वो ब्राह्मण ठाकुर से नहीं त्रस्त थे जितना कि यादव से त्रस्त थे, दलित भी उसी तरह त्रस्त था। आपने इसमें जिक्र भी किया है एक जो युवा तुर्क कहे जाते थे, रामधन चंद्रशेखर के साथ के थे, और आपने इसमें बड़ा अच्छा जिक्र किया। और मुझे पूरी किताब को अगर मैं एक लाइन में समेटने की बात होगी तो मैं उसी लाइन को कोट करूँगा कि सवर्ण जो है वो दलित की पीठ पे लात मारता है, पेट पे लात नहीं मारता है। पेट पे लात मारने की बात मैंने नहीं कहा था, मतलब हाँ। रामधन 88 की बात है, जो उस समय वही मंडल का नहीं, उस समय जनता दल की बात चल रही थी, और वीपी सिंह जो है यादव और दलित को मिला के एक फ्रंट तैयार करना चाहते, तो वही सोशल इंजीनियरिंग। शरद जी एक दाहिने हाथ में थे, एक हाथ में पासवान जी को साथ लेके हर मंच पे हर जगह घूम रहे थे। रामधन जी यही रहते थे शास्त्री भवन के सामने, आजमगढ़ के थे, आजमगढ़ में मेरे पिताजी प्रिंसिपल थे, उन्हीं के डीएवी कॉलेज के ठीक सामने इनका घर है। तो हमारे पिताजी के जरिए भी हमको जानते थे, तो हम तो यंग जर्नलिस्ट थे उस समय, लेकिन उसी परिचय से मैं उनसे थोड़ा सा करीबी हो गया। तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाषा उनकी कुछ और थी, क्योंकि वीपी सिंह साथी थे उनके, कि वीपी का दिमाग चल नहीं रहा है, और उस तरह बोला उन्होंने भोजपुरी में, कभी भी दलित और पिछड़े एक नहीं हो सकते।
ये बात मैंने शरद जी को भी बताई थी और उनको पासवान जी को भी बताई थी, नीतीश जी को भी बताई थी कि रामधन एक बार ऐसा बोल रहे थे। और उन्होंने ये कहा कि पिछड़े जो है आगड़े हमेशा पीठ पे लात मारते हैं, पेट पे लात नहीं मारते। मैं गांव का था, मैं गांव बैकग्राउंड मेरा था। हमारे यहाँ पूरा यादव की एक टोला है जिसको पूरा कहते हैं, यादव का पूरा, वो मैं सब जानता था। हमारे गांव में ठाकुर नहीं है, भूमिहार नहीं है, मतलब हम ही लोग सबसे बड़े थे। तो क्या सोचता तो हो नहीं सकता। तो हमारे आतंक भी जो था उन्हीं लोगों का था, अब नहीं, मतलब पहले था। तो वो मैं खट से पकड़ लिया। और आप आगे देखिए, रामधन ने जो कहा था वो तुरंत शरद जी पासवान जी अलग हो गए, मायावती मुलायम 93 में अलग हो गए, कहीं भी बात मतलब बनी नहीं वो। और आज भी आप देखिए, ये जो 2019 वाला गठबंधन टूटा, 2019 में सपा बसपा का गठबंधन हुआ था, उसमें एक चीज़ मैं और आपको जो भूल, जो आप 19 में शाह की बात करते, शाह का कुछ नहीं था मामला, ये राजनाथ सिंह ने पहले पकड़ लिया था। अच्छा, गैर यादव की जो बात की जा रही है, वो गैर यादव मतलब अति पिछड़ा गैर यादव, तो उसमें कुर्मी, मतलब कुर्मी भी थे, जो अपर कास्ट भी थे यादव को। उन्होंने उसी तरह जैसे नीतीश ने वहाँ पे महादलित और वो करके बनाना शुरू किया था, इन्होंने कोशिश की, हुआ नहीं, हाईकोर्ट में मामला अटक गया। जब अखिलेश के शासन में ये थोड़ा अति हो गई थी, तो अति पिछड़ा भागना शुरू किया। और आप याद कीजिए, मोदी जी का भी बयान क्या आया था कि वो भी पिछड़े हैं, ये भी हैं। तो 14 में जो ये 14 का पार्लियामेंट में यूपी में जो लोकसभा में जो बीजेपी की सीटें आईं, वो हिंदुत्व की वजह से नहीं आईं। ये अति पिछड़े जो हैं वो उनके साथ उनके साथ जुड़ गए हैं। उन्होंने 17 में 19 में फ़ायदा पहुंचाया। आप ये देखिए, आप भी पुराने रिपोर्टर रहे हैं, जर्नलिस्ट रहे हैं, 2-3% फ्लक्चुएटिंग वोट माना जाता था। 2016-17 के बाद ये होने लगा 25% फ्लक्चुएटिंग। वो 25% क्या था? यही थे। और आज भी क्यों बीजेपी कांटे की लड़ाई की बात कही जा रही है? सिर्फ इसी वोट की वजह, कोरोना की वजह से। और फलाना आप लाभार्थी, मतलब वो सब मुद्दा काम करते हैं 1-2%। ये कास्ट कम्बिनेशन है, ये सत्ता में भागीदारी का मामला है। ये बीजेपी समझ गई थी। और बीजेपी को, अति पिछड़ों को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने बीजेपी के जरिए ये सीखा कि बिना मेरे सरकार बनेगी नहीं, और बिना उनके साथ रहे मैं नहीं कुछ हूँ। ये सिम्बियोसिस वाला मामला है, सहअस्तित्व वाला मामला है। तो वो ये काम किया। और ये 2017 में के चुनाव के जो रिजल्ट आए, उससे और ज़्यादा एस्टेब्लिश हो गया कि होगा तो ऐसा ही होगा। हाँ। क्योंकि आप देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान, इन लोग सब लोग उन्होंने लेना शुरू किया, बनाना शुरू किया। एक गलती वहाँ वो भी कर गई बीजेपी। हमारा कई दलितों से बात हुई थी, दलित उस समय 16-17 में मायावती से थोड़ा वो थे। 17 में अगर इन्होंने 2-3 मंत्री बना दिया होता और दलितों पे काम किए होते, मतलब मेरा मानना है, जो मेरा बीएसपी के कुछ एमपी से बात हुई थी, उस समय सेंट्रल हॉल में हम लोग बैठते थे तो बात होती थी, तो इनको दलितों का बहुत फ़ायदा मिलता। आज जो स्पेस खाली हो रहा है, मायावती पीछे हट रही हैं, वो उनको स्पेस, वो दलित बीजेपी की तरफ जाते हैं। लेकिन इस 2022 के चुनाव को मैं इसी एंगल से 2024 का चुनाव भी देख रहा हूँ, आम चुनाव। आखिरी जो इसका चैप्टर है, इसमें बहुत सारी बातें हैं जो कि मुझे लगता है कि दर्शकों पे छोड़ देनी चाहिए, कि सामाजिक समीकरणों की जो हम लोग बात कर रहे हैं, आर्थिक गतिविधियों का केंद्र कैसे रहा है, कैसे उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय दल बने, कैसे आगे बढ़े, वो सारी चीज़ें, मतलब हर क्षेत्रीय दल खासतौर से आपको उभार कहीं और नहीं मिलेगा। इस किताब में बाकायदा इसका जिक्र है। और हमारी बातचीत थोड़ी लंबी हो रही है, तो हम सोचते हैं कि एक चीज़ में और जोड़ दें, आर्थिक वाला जो भी है ना, वो आर्थिक में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था समझाने के लिए, अर्थव्यवस्था समझाने के लिए नहीं लिखा हूँ। वो जातिगत समीकरणों में, जातिगत नहीं, कि उत्तर प्रदेश का जो अर्थव्यवस्था है वो खेती, बुनकर, हस्तकरघा उद्योग और दस्तकारी पे है। आज भी जो निर्यात का बड़ा भाग है उत्तर प्रदेश से, वो दस्तकारी से जाता है। बनारस की साड़ियाँ, चिकन का काम, पीतल, उस सबका मैंने उस पर डिटेल में गया हूँ। मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में नहीं गया हूँ कि पर कैपिटा इनकम और बड़ी इंडस्ट्रीज, ये, क्योंकि आज भी जो रोज़गार के अवसर देता है
वो ये दस्तकारी उद्योग, हथकरघा, चाहे वो भदोही का कालीन उद्योग हो, चाहे मऊ बनारस की साड़ियाँ हों, चाहे वो पीतल हो, फिरोजाबाद की चूड़ियाँ हों, हाँ फिरोजाबाद की चूड़ियाँ, अलीगढ़ का ताला, बलिया वो की सब बिंदी, मैंने, हाँ सब टेराकोटा जो है वो सब मैंने इसीलिए उस पर एम्फसाइज किया है कि और वो सबसे निचला पिछड़ा और वो वर्ग है जो सबसे ज़्यादा आपका निर्यात करता है, जो सबसे ज़्यादा रोजगार पैदा करता है, वो सबसे उपेक्षित रहा 70 साल। मुझे लगता है कि इसी वजह से जो सरकार, यूपी सरकार की तरफ से एक वो प्रोग्राम भी शुरू किया गया था, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, कि हर जिले की जो खास चीज़ है उसको लेकर के आगे बढ़ाया जाए। लेकिन अगर मैं मतलब इसको लिखते समय या लोगों से बात करते समय मैंने ये देखा कि पिछले 5-10 साल में, मैं नहीं कहूँगा बीजेपी का कारण है, कांग्रेस का, ये उद्योग सब खत्म हो गया। और जो खत्म हो गया, आज जो रोजगार के लिए जो लाठियाँ चल रही हैं उसका बहुत बड़ा कारण है कि इन उद्योगों को ख़त्म करना। चाइना के माल आए हैं, बिजली नहीं मिल रही है, मैंने लिखा 2-4 कारण कि जो अगर आप किताब पढ़ें तो थोड़ा सा ये भी पक्ष, वो एम नहीं था किताब, निश्चित तौर पर, लेकिन आप वो पक्ष जानने की उत्तर प्रदेश बर्बाद कैसे हुआ है। और मुझे लगता है कि हमारी बातचीत लंबी हो गई है, तो उत्तर प्रदेश आबाद कैसे होगा 2022 के चुनाव में, इससे क्लोजिंग करते हैं कि 2022 में क्या होगा सर। मैं भी बहुत फील्ड घूम के आया हूँ, लंबे समय तक मैं भी चुनाव में रहा, और आपने लंबे समय तक चुनाव कवर किया है। देखिए ये पिछले भी 2-4 लोगों से मेरी बातचीत हुई, उन्होंने मेरा इंटरव्यू किया, उन्होंने भी अंत में उसमें डॉक्टर सुनीलम ने भी 1 घंटे का इंटरव्यू। तो मैंने ये कहा कि भाई मैं 2 कारण से नहीं बता सकता हूँ। एक तो मैं फील्ड में गया नहीं, ज़मीन में देखा नहीं, दूसरे से 2-3 चुनाव से मैं फेल हो जा रहा हूँ। मैं जो अनुमान लगाता हूँ वो रिजल्ट नहीं आता है, तो उसके 2 कारण हो सकते हैं। इतनी ईमानदारी सर कैसे आ गई कि मतलब कोई भी पत्रकार मानता नहीं है इस बात को? मैं मानता हूँ, लिखता है कि हाँ, तो मैं बता रहा हूँ, तो मैंने उसका कारण बताया। 2 कारण है, या तो मैं जनता को नहीं समझ पा रहा हूँ, जनता की नब्ज इतने साल बाद नहीं समझ, क्योंकि मैं ये भी कहा कि 2004 में जब दुनिया शाइनिंग इंडिया कह रही थी कि वाजपेयी दोबारा आएंगे, उस समय हम कुछ पत्रकारों में थे जो कतई नहीं मान रहे थे कि वाजपेयी जी दोबारा आ रहे हैं, शाइनिंग इंडिया है, और आपका मजाक उड़ाया जाता होगा। हाँ, उसमें मजाक उड़ा था। तो हम बहुत सफल हैं 3 चुनाव पहले तक। अब 2-3 चुनाव से मैंने बिहार के चुनाव में भी गचका खाया, यहाँ के चुनाव में भी, यूपी के 17 के चुनाव में, 19 के चुनाव में भी। तो या तो मैं जनता को अचानक समझने में, जनता बहुत होशियार हो गया, मैं बहुत बेवकूफ़ हो गया हूँ, या तो मैं प्रशासन को नहीं समझ पा रहा हूँ। तो डॉक्टर सुनीलम ठाकुर मांगे, मैं क्या 2 चीज़ हो सकती है कि प्रशासन कैसे चुनाव करा रहा है ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, या तो जनता का मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। क्योंकि मैं 17 के चुनाव में 117 कॉन्स्टिट्यूंसी गया था, राइट फ्रॉम अमेठी, बलिया, आजमगढ़, फैजाबाद, भदोही, सब जगह गया था। बीजेपी का एस था, मैंने एस था कि नहीं, टक्कर लग रही थी, क्योंकि कांग्रेस और सपा एक थी। लेकिन ये रिजल्ट रहेगा ये नहीं, मैं नहीं, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, मैं नहीं जानता था, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ नहीं। और मुझे ये 2 साल तक आश्चर्य होता रहा कि रिजल्ट कैसे आया। तो इसलिए बंगाल का इलेक्शन जो अभी हो रहा था उसमें मैं प्रेडिक्शन करना छोड़ दिया था कि भाई पता नहीं। एक चीज़ लेकिन अभी मैं सबसे ये कह रहा हूँ कि ये जो हो रहा है बुंदेलखंड में, ये पूर्वांचल में, ये छठे चरण में ये जाएगा, मेरा मानना है कि जो पश्चिमांचल में होगा वही तय करेगा, वही पूर्वांचल में भी होगा, वही। क्योंकि 2005, 7, 17 का रिजल्ट आप देखें तो जो पश्चिमांचल में रिजल्ट आया वही अवध में आया, वही पूर्वांचल में रिजल्ट आया। तो अंडर करंट जो है, अगर किसी के खिलाफ किसी के पक्ष में चल रहा है तो वो मेरठ से लेकर गोरखपुर तक चल रहा है। और मुझे लगता है कि जो आप ये बात कर रहे हैं कि मैं 3 चुनाव में फेल हो गया, ये लगभग हमारे साथ और हमारे सारे वरिष्ठ साथियों के साथ भी यही है कि अगर हम ऑन द रिकॉर्ड, ऑफ द रिकॉर्ड बात पूछ रहे हैं कि होगा क्या, कह रहा यार बहुत फंसा हुआ है। डर है लोगों को कि हम गलत ना साबित हो जाए, और गलत क्यों साबित हो जाए, ऑन रिकॉर्ड करना मुश्किल है कि क्यों साबित हो जाएंगे गलत। तो चलिए, मतलब 30 साल की रिपोर्टिंग के बाद, आज से 10 साल पहले मैं धड़ल्ले से अनुमान करता था, लिखता था, अनुमान क्या करता था, लिखता था। आज तो मुझे लगता है कि 10 ऐसी सीट नहीं है जिसको और मैं जो लोग घूम रहे हैं, हाँ, मैं नाम ले रहा हूँ, अजीत अंजुम सबसे बड़ी बात होती है, कोई कुछ नहीं। अब मैं सच चैनल पर बैठा था,
गोरखपुर का रिपोर्टर, उस रिपोर्टर था, वो अपने अपने क्षेत्र के लिखे। कोई ये यार बड़े कांटे के चक्कर है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपसे भी पूछा कल, तो आपने यही कहा कि वो लाभार्थी वाला इधर है, वो वाला इधर है। मतलब आप ठीक है, लाभार्थी वाला भी है, कोरोना भी है, या जातियों का समीकरण भी है, कुल क्या देख रहे हैं आप? वो निष्कर्ष कोई नहीं बता रहा है। कोई निष्कर्ष नहीं बता रहा है। तो मैं मान जा रहा हूँ भाई, मैं तो पहले ही मान जा रहा हूँ। मैं तो 1 साल पहले से मानना शुरू किया कि आप तो फील्ड में गए भी नहीं। हाँ, मैं और दूसरे फील्ड में गया भी नहीं हूँ। तो चलिए, बातचीत लंबी हुई, कुल मिला के हासिल ये है कि उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 में क्या होगा ये 10 मार्च को तय होगा, और 10 मार्च को हम फिर एक बार आपके सामने हाजिर होंगे। लेकिन 2022 और उससे पहले के तमाम चुनाव, उत्तर प्रदेश की तमाम सियासी उठापटक और उत्तर प्रदेश की सियासत को समझने के हिसाब से मेरे मुताबिक ये ऐसी पहली किताब है जो आपको ढंग से समझा सकती है कि 1952 में जब आज़ादी के बाद पहला चुनाव हुआ तब से लेकर के और अब तक जितने भी सियासी बड़े घटनाक्रम हुए हैं उत्तर प्रदेश को लेकर के, वो अच्छे से ढंग से इस किताब में समझाए गए हैं। बताया गया है कि चुनाव नहीं होता, चुनाव सिर्फ इतना भर होता है कि जिस पार्टी ने जातिगत समीकरणों को ढंग से समझ लिया वो चुनाव उसका है, क्योंकि जाति में उपजाति, ओबीसी में 80 जातियाँ, सवर्णों में 50 जातियाँ, ये बहुत सारे पेचोखम हैं जिसको समझने में ये किताब आपकी ठीक ठाक मदद कर सकती है। पेंगुइन ने इसको छापा है, अगर आप चाहें तो ऑनलाइन तो अमेज़न पे इसको उपलब्ध है, और कीमत भी बहुत कम इसकी रखी गई है। कीमत कितनी है सर इसकी? 3 से 299 रुपया है, 2-250 के मिल रही है। 2-250 रुपये में आपको, अगर 2-250 रुपये खर्च करके अगर आपको उत्तर प्रदेश की सियासत समझ ली जाए, अगर 8 घंटे आप 6 घंटे लगा के किताब पढ़ें और 2-250 रुपये खर्च करें, तो मेरे मुताबिक लगता है कि उत्तर प्रदेश को समझने के लिए ये बेहद ही छोटी रकम होगी। तो किताब को खरीदिए, चुनाव के बाद भी, जब चाहे तब खरीदिए, पढ़िए, और फिर जो आपको लगे इस वीडियो पे कमेंट करके ज़रूर बताइए। शुक्रिया, आप देख रहे थे अनकट।